तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी। स्वागत करता हूं आपका एक और स्पेशल सेशन के अंदर। तो आप लोगों के बहुत सारी मेरे पास क्वेरीज आ रही है कि सर 1 महीना निकल चुका है और अभी तक हमारी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है। सर 1 महीना कैसे निकला पता ही नहीं चला हम लोगों को बिल्कुल भी। और इसी तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं पूरा साल कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो 1 महीने के अंदर सर पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाई। सर हम तो सिलेबस अलाइन करने के अंदर लगे, बुक्स अरेंज करने के अंदर लगे, कुछ समझ नहीं आ रहा, काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रही है। तो आज उसी टेंशन का मैं पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक आप लोगों को देखना है ना। तो देखो आज हम क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज हम कॉमर्स का कंप्लीट रोड मैप देखने जा रहे हैं, ठीक है, बैच 2026 के लिए। तो पुराना बैच जा चुका है, अब नया बैच आ गया है, तो उनको एक रोड मैप की जरूरत है। और मुझे पता है रोड मैप क्यों जरूरत होती है कि जब तक आपके पास एक डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, जब तक देखो एम पता है बट हमें डायरेक्शन नहीं पता, तो आप एम तक नहीं पहुंच पाओगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक डायरेक्शन चाहिए। तो आज की वीडियो आपको वो डायरेक्शन देने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू, ठीक है। अगर बात करी जाए, जब भी आपको कभी भी डिस्कशन करना है कि सर हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले आपके माइंड में कुछ की पॉइंट्स आ जाने चाहिए। तो अगर आपको अपनी सक्सेस प्लान करनी है, तो आपके सामने देखो आज मैंने जो की पॉइंट्स लिखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। इसके ऊपर आप लोगों को अपना अच्छे तरीके से पूरा का पूरा फोकस रखना है। तो सबसे पहले जब मैं बात करता हूं 12th क्लास की और 2026 बैच की, तो आपको सबसे पहले फाउंडेशन समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको सबसे पहले फाउंडेशन समझना पड़ेगा। फाउंडेशन समझने के लिए, फाउंडेशन को मैं यहां पे बेस भी बोल सकता हूं, आपको अपना बेस स्ट्रांग करना पड़ेगा स्टार्टिंग से। कभी भी किसी सब्जेक्ट का बेस एंड में जाके स्ट्रांग नहीं होता है। एंड में जल्दी जल्दी में काम होता है और जितने भी मार्क्स आते हैं फिर आते हैं, आप लोगों को सबको पता है। ये बात आपने 11th क्लास के अंदर भी देख लिया। और आपने 11th क्लास के अंदर देखा था कि सर लास्ट टाइम पे हम सोच रहे थे काश ये हमने टॉपिक स्टार्टिंग से पढ़ा होता तो लास्ट टाइम पे इतना पैनिक नहीं होता। तो आज हम वही बात करने जा रहे हैं कि आपको कौन सी चीज कब से स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहला बेटा आपको अपना फाउंडेशन बनाना है। सबसे पहला काम है फाउंडेशन। जितने भी आपके बेसिक्स हैं, ठीक है, वो आपको क्लियर करने चलने हैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स के अंदर, चाहे वो अकाउंटेंसी है, चाहे वो बिजनेस स्टडीज है, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। मैं बताऊंगा, रीजन भी दूंगा आपको ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि काफी सारी चीजें डायनेमिक्स इस बार बैच के अंदर चेंज हो चुके हैं। सारे के सारे डायनेमिक्स इस बार चेंज हो चुके हैं। तो आप लोगों को बेटा अपनी अगर सक्सेस प्लान करनी है तो आपको ये की पॉइंट्स अपने माइंड में रखने पड़ेंगे। सबसे पहला क्या आ गया, फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं उसके अंदर अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। अगर आपका बेस मजबूत होगा तभी आप बिल्डिंग ऊपर खड़ी कर पाओगे पूरे सिलेबस की। समझ में आ गई बात, ठीक है सर उसके बाद माइंड में क्या रखना है, माइंड में आपको बेटा अपने एग्जाम्स को रखना है, ठीक है। सर हमें कौन कौन से एग्जाम्स देने हैं आगे जाके। देखो आपको एक एग्जाम तो आपको पता है, अपना 12th क्लास का बोर्ड एग्जामिनेशन तो सबको देना है ना। 12th क्लास का आपको बोर्ड एग्जामिनेशन सबको देना है। बट सर क्या हो, इसके साथ साथ हम क्या सीयूईटी भी मर्ज करते हुए चलेंगे? बिल्कुल चलना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको चलना पड़ेगा, साथ साथ में सीयूईटी को लेके चलना पड़ेगा। तो कौन कौन से एग्जाम्स टारगेट करने हैं ये आपके माइंड में पहली से क्लैरिटी रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने सिलेबस को अलाइन करने वाले हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो एग्जाम्स कौन कौन से टारगेट करें, पहले अपना बेस क्लियर करते हुए चलना है। सर एग्जाम्स को माइंड में रखते हुए चलना है कि हमें अपने बोर्ड्स एग्जामिनेशन देना है और साथ साथ में हमें सीयूटी एग्जामिनेशन भी देना है, ठीक है। हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गई बात। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपको क्या करना है। आज देखो स्केड्यूल सब लोग बनाते हैं कि सर हम 12 घंटे पढ़ेंगे, हम 10 घंटे पढ़ेंगे, हम 8 घंटे पढ़ेंगे, सबके सब लोग बनाते हैं। बट मेरे को नहीं लगता उसको 20% भी आप लोग अचीव कर पाते हो, ठीक है। ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या उसको अचीव कर पाते हो? नहीं कर पाते। तो इसलिए ध्यान रखना, हमेशा जो आपका स्केड्यूल होना चाहिए वो रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं आपकी आदत सिर्फ 2 घंटे पढ़ने की है तो अभी स्केड्यूल 2 घंटे का ही बनाओ, ठीक है। सर सिलेबस ज्यादा है, ज्यादा उसके अंदर 1 घंटा और बढ़ा दो। अनरियलिस्टिक स्केड्यूल बिल्कुल भी मत बनाना, क्योंकि वो फॉलो नहीं होगा। अगर वो फॉलो नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाओगे। तो अपना जो भी स्केड्यूल बनाना उसको रियलिस्टिक रखना, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ 1-1 घंटा भी आप दे रहे हो स्टडीज के अंदर, सेल्फ स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी की, ठीक है। तो आप 4 घंटे निकाल के चलो इस टाइम। 4 आवर्स की आपको अभी स्टडी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। 4 आवर्स की स्टडी, 1-1 घंटा सब पे दो, बाकी तो आप, ठीक है, वीडियोस वगैरह देखते हो उसके अंदर पढ़ते हो। 1-1 घंटे की एक सब्जेक्ट के ऊपर सेल्फ स्टडी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है इसी टाइम से। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा मैं इस वजह से बोल रहा हूं, आपका बेटा
पढ़ाई का एक स्केड्यूल बनता है, एक हैबिट डेवलप हो जाती है। पढ़ना भी एक हैबिट होती है, ठीक है। जिस बच्चे के अंदर वो पढ़ाई की हैबिट होती है वो कभी खाली बैठ ही नहीं सकता, वो कुछ ना कुछ रीड करता रहता है, वो वोरेशियस रीडर बन जाता है। तो वो आदत डालने के लिए आपको थोड़ी थोड़ी दवाई लेनी पड़ेगी। वो 1-1 घंटे की दवाई है, इसको मैं बाद में धीरे धीरे इंक्रीज करता चला जाऊंगा, अभी नहीं कर रहा। आप एक सब्जेक्ट को 1 घंटा दो, और मैंने सिर्फ 4 सब्जेक्ट मान लिए, 3 तो मैं कॉमर्स के मान रहा हूँ, 1 मैं इंग्लिश मान रहा हूँ या मैथ्स मान रहा हूँ, जो भी आपको देना वो दो, ठीक है। बट 3 घंटे आपको किस पे देना है? अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स पे डेली 1-1 घंटा देना है। सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है सर। अब सर जो स्टडी मटेरियल है, जो रिसोर्सेज हैं, वो सारे कहाँ से लाएं हम, ठीक है। देखो मैं आपको एक सारी बात बता देता हूँ, सारी बातों का निचोड़ बता देता हूँ। कोई आपसे बोलेगा ये बुक ले लो, कोई बोलेगा आपसे ये नोट्स ले लो, ठीक है, सारे के सारे बोलेंगे, ठीक है। बट मेन फोकस आपका हमेशा ध्यान रखना एनसीईआरटी पे रहना चाहिए। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये बात, आपका मेन फोकस किस पे रहना चाहिए? एनसीईआरटी पे। चाहे वो आपके बोर्ड्स के एग्जामिनेशन हो, चाहे वो सीयूटी एग्जामिनेशन हो, क्लियरली मेंशन है, सीबीएसई ने, एनटी ने, दोनों ने मेंशन कर रखा है कि आपको अपना रिसोर्स एनसीईआरटी को ही बनाना है, ठीक है। बट सर फिर भी एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ नहीं आती, कहाँ से स्टार्ट करें? डोंट वरी, पूरे साल पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, इसी चैनल पे पढ़ाने वाला हूँ। तो साथ साथ में मैं हमेशा जब पढ़ाता हूँ तो आपको नोट्स लिखवाता हूँ। चाहे तो आप अपने जूनियर्स, आप तो अब जूनियर हो, अपने जो सीनियर पास आउट हो गए उनसे पूछना, ठीक है, कि सर कैसे पढ़ाते? सर नोट्स बनवा के पढ़ाते। तो मैं नोट्स बनवाने वाला हूँ, ठीक है। वो नोट्स बन के आपके पास आएंगे, कॉपी खोल के बैठना, जब भी जितने भी सेशंस लूँ मैं, ठीक है, आराम से नोट्स बनाते हुए चले जाना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं? हाँ सर क्या अभी से फायदा होगा कि हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लें? सर प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, देखने में कोई बुराई नहीं है बिल्कुल भी। तो आपको आइडिया हो जाता है कि किस लेवल का पेपर आता है, चाहे वो आपका बोर्ड्स एग्जामिनेशन हो, चाहे वो सीयूटी, ठीक है। स्पेशली मैं ये सेशन किसके लिए? बोर्ड्स के लिए रख रहा हूँ, ध्यान रख लेना। बट मैं आपसे बोल रहा हूँ जब एग्जाम्स टारगेट करने हैं तो आपको सीयूटी को भूलना नहीं है। इसका रीजन मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप एक दो बार प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लेना प्लीज, ठीक है। चाहे इनको PYQs बोल लो, चाहे प्रीवियस ईयर के पेपर बोल लो, बात वही है, ठीक है। हाँ जी सर, क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अब सर क्या दिक्कत है? दिक्कत है आप सब कर लेते हो, सब पढ़ लेते हो, सर हमें समझ में भी आ गया, बट सर जब हम आंसर राइटिंग करते हैं हमसे आंसर फॉर्मुलेट नहीं हो पाते। उसका रीजन है कि आपकी प्रैक्टिस ही नहीं होती एंड टाइम पे जाके। एंड टाइम पे बेटा आप लोग हाथ कांपने लगते हैं लिखते टाइम। मैंने बहुत बच्चों को देखा, सर हमें आता है कॉन्सेप्ट, हम पेपर के ऊपर लिख के नहीं आ पाते। अब बोर्ड्स तो थ्योरेटिकल है, वहां तो आपको लिख के आना पड़ेगा। तो अभी से ध्यान रखना, अभी से आंसर राइटिंग की हैबिट डालना स्टार्ट कर देना सारे के सारे स्टूडेंट्स। पहले मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम को मैनेज करना भी, बट आपकी राइटिंग स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, तभी आप टाइम को भी मैनेज कर पाओगे, है ना। तो आज से ही राइटिंग स्किल्स अपनी इंप्रूव करना स्टार्ट कर दो, ठीक। ये सारी बातें देखो, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जितनी मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, सब आप लोगों के लिए लेना है। स्पेशली इन की मंत्रास को पूरे साल फॉलो करो, और फिर देखना अगर रिजल्ट नहीं आता तो बात करेंगे, है ना। ये गारंटी है, ये कुछ की मंत्रास हैं जो बच्चा जो टॉपर होता है पूरे साल इसको फॉलो करता है बेटा, और जब इसको पूरे साल फॉलो करता है तभी कहीं ना कहीं उसका स्कोर बेटर आता दिखाई देता है। इस बार भी मैंने बहुत सारे टॉपर्स से बात करी, तो ये जो पॉइंट्स मैं आपके सामने निकाल के लाऊं, ये किसके पॉइंट्स हैं? टॉपर्स के पॉइंट्स हैं जो उन्होंने मेरे को दिया, ठीक है। अभी मैं इन सबका एक निचोड़ बताऊंगा, इस सारे पॉइंट्स का एक निचोड़ है, उसको नहीं भूलना, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं सर नेक्स्ट फैक्टर क्या है बेटा? आपको मेंटली और फिजिकली फिट रहना है, ये बात ध्यान रख लेना सर। ये तो किसी ने बताई नहीं। अब ये इस बात पे कोई बात ही नहीं करता। आपका क्या है, आप कई बार बहुत ज़्यादा प्रेशर्स लेने लगते हैं, चाहे वो एग्जाम प्रेशर हो, चाहे वो फैमिली प्रेशर हो, कोई भी टाइप का प्रेशर हो, तो सर हम मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। पहली बात, मेंटली फिट रहना है और फिजिकली फिट रहना है। फिजिकली फिट रहने का मतलब थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आपको डेली रूटीन के अंदर रखनी है, वो आपको मेंटली भी बैलेंस रखती है। तो जो बच्चा मेंटली और फिजिकली अलाइंड है वो अपने आप ये सारी की सारी चीज़ें अलाइन कर लेता है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको मेंटली और फिजिकली भी बैलेंस्ड अपने आप को रखना है। एक्सरसाइज करो, डेली मॉर्निंग में उठो, मॉर्निंग वॉक पे भी जाया करो, ठीक है। क्लियर है? इतनी बात, सारी बात समझ में आ गई? अब ये सारी बातें आप कब फॉलो कर पाओगे? ये सारी बातें आप तब फॉलो कर पाओगे जब आप कंसिस्टेंट रहोगे। सर किस में कंसिस्टेंट रहना है? अपनी स्टडीज के अंदर। एक तो जितना भी मैं कंटेंट लाऊंगा इस चैनल के ऊपर, रेगुलरिटी से देखना है, लाइव आके देखना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग नहीं देखना कि हम बाद में देख लेंगे, बाद में कुछ नहीं होता, ठीक है। बाद में सिर्फ बैकलॉग्स होती हैं। बैकलॉग्स का मतलब हमारे टाइम बढ़ता चला जाता है कि सर इतनी सारी वीडियोस इकट्ठी हो गई, अब हम कैसे देखें? पहाड़ लगने लगता है बेटा। उस पहाड़ को तोड़ने के लिए आपको पूरा पहाड़ नहीं तोड़ना, आपको एक एक पत्थर तोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो स्मॉल एफर्ट्स मैटर करते हैं, बेबी स्टेप्स लेने स्टार्ट करने आज से हम लोगों को,
ठीक है, एक साथ पूरा सिलेबस अचीव नहीं करना, एंड में जाके सर इतना सारा सिलेबस है एक बारी में करा दो ना। आज वो दिन स्टार्ट हो चुका है, आपको एक एक स्टेप लेते हुए चलना है मेरे साथ, ठीक है। मैं खड़ा रहूंगा, उसके बाद फिर टेंशन छोड़ दो, सिलेबस वगैरह की टेंशन छोड़ दो, वो मेरी है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो आगे चलते हैं। तो सर हमारे सामने 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, हमारे सामने कॉमर्स की मैं बात करूं तो कॉमर्स के 3 सब्जेक्ट्स की मैं बात करने वाला हूं, ठीक है सर। तो सर सबसे पहले किसकी बात करोगे? जो मैं पढ़ाता हूं इकोनॉमिक्स की, मैं इकोनॉमिक्स की बात करने जा रहा हूं, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो बेटा इकोनॉमिक्स के अंदर जो सिलेबस है, ध्यान रखना, सिलेबस है वो काफी वास्ट है। कैसे मैं बोल रहा हूं, देखो आपकी 2 बुक है, अभी आप 11th से 12th के अंदर आए, हो सकता है अंदाजा नहीं हो इसलिए मैं बता रहा हूं। 2 बुक है, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक है आईईडी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। ऐसा आपको लोग बताएंगे, ऐसा आपको लोग बताएंगे, ठीक है। और मैं भी बता रहा हूं, बट मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपकी 2 बुक नहीं है, ठीक है। जो समझदार बच्चा है वो मेरे समझ जाएगा बात। आपकी 2 बुक नहीं, आपकी 3 बुक है, 3 बुक। अब आप कंफ्यूज हो सकते 3 बुक कैसे हैं, मैं बता रहा हूं कैसे है। आपको बेटा इसके साथ साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, जो आप 11th में पढ़ के आए हो। सर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हमें क्यों करना पड़ेगा? ऐसा इसलिए करना पड़ेगा आप लोगों को क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स आपसे सीयूईटी एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जाएगी। तब आप पढ़ने बैठोगे, तब आपको कुछ भी याद नहीं होगा। तो सर बीच में एक दिन निकाल के, हफ्ते में से एक दिन निकाल के हम माइक्रो का रिवीजन भी कर सकते हैं। बिल्कुल करना है, आपको करना है, फ्लो में रखनी है, भूलना नहीं है। अभी 11th क्लास में पढ़ के आए हो, बिल्कुल ताज़ी है ना। और मैं यहाँ पे 11th क्लास के सेशंस भी लूंगा, ठीक है। तो माइक्रो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, तो आपके पास सारे रिसोर्सेज रहेंगे, आपको माइक्रो से नहीं हटना है, मैं पहले बता दूं, ठीक है। तो आपका 12th क्लास के अंदर सिलेबस क्या है बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स और आईडी। बट जब आप सीयूईटी पे जाओगे, सीयूईटी, ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर जाओगे, तो आपको बेटा मैक्रो तो पढ़नी पड़नी है, उसके साथ माइक्रो भी पढ़नी पड़ेगी। सीयूईटी के अंदर आपको क्या पढ़ना है बेटा? 2 बुक पढ़नी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो। अभी ये बात सोच सकता है समझ में नहीं आ रही हो, ठीक है, बट बाद में आएगी। हाँ सर ने तो पहले दिन ही बता दिया था ये, ठीक है। तो ये सारी बातें कहां से बता रहा हूं? स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, जो इस बार उन्होंने मुश्किलें फेस करी, ताकि आप लोग ना करो बेटा। समझ में आ गई? अच्छा सर नोट्स में क्या करना है? जितने भी सेशंस मैं लूंगा, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं आपको। इस बार क्या बनाने हैं? हैंड रिटन नोट्स। पहले बता दिया मैंने, सबके पास हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, वही आपकी की है। की टू सक्सेस क्या है? की टू सक्सेस है हैंड रिटन नोट्स, जो आपके अमान सर इस बार लिखवाने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये बात ध्यान रख लेना। अब सर यहाँ पे आपने सीयूटी लिखा है बेटा, लिखना जरूरी है, ठीक है। हाँ, अब जब सर पे बम फूटने वाला होगा तब मैं थोड़ी तैयारी करूंगा, ठीक है। मैं आज से तैयारी करूंगा, क्योंकि ये बम तो फूटना ही फूटना है। जैसे 12th खत्म होने वाले होगी, ये बम फूटना, टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा? यहाँ पे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स प्लस माइक्रो। तो आपको पूरे साल में 3 बुक पढ़नी है। कोई भी बोले 2 बुक, बोला ना 3 बुक। समझ में आ गई बात? 3 बुक आपको पढ़नी है, ठीक है। 12th के लिए फोकस सिर्फ मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, और सीयूटी के लिए मैक्रो और माइक्रो पे हमारा फोकस रहने वाला है पूरे साल। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, है ना। हाँ जी सर, सिमिलरली क्या बिजनेस स्टडीज के अंदर भी होगा? हाँ जी। अब जो आप बिजनेस स्टडीज 11th क्लास के अंदर पढ़ के आए हो, ठीक है, 11th क्लास के अंदर जो आपने बीएसटी पढ़ी है, सर हमने नहीं पढ़ी, हमारे मार्क्स कम आए सर, हमने नहीं पढ़ी, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। 11th क्लास की बीएसटी का 12th क्लास की बीएसटी से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। लो, खुशखबरी की बात आप लोगों के लिए, कोई भी रिलेशन नहीं है, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है ना सर। यहाँ पे बिल्कुल ही नया पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, यहाँ पे बिल्कुल 12th क्लास के अंदर बिजनेस स्टडी जो आपको पढ़नी है बीएसटी, बेटा बिल्कुल ही न्यू पढ़नी है, बिल्कुल ही न्यू, ठीक है, टेंशन फ्री। बट इस बार वो मत करना जो 11th क्लास में करके आए हो कि सर एंड टाइम पे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है, हम क्या करते हैं एंड टाइम पे जाके पढ़ते हैं। नहीं, पहले दिन से ही एक एक चैप्टर करके निपटाने हैं। मैं आप लोगों के लिए 1 शॉट्स लेके आने वाला हूं सारे, उसके लिए इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के लिए, ठीक है। ध्यान रखना, सारे के सारे 1 शॉट आपको आप लोगों को साथ साथ देखने और साथ साथ नोट्स बनाने हैं, ठीक है। हाँ जी सर सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस की बात अगर करें तो आपके पास 2 पार्ट होने वाले हैं इस बार, ठीक है। पार्ट ए मान लो और पार्ट बी मान लो, ठीक है। हाँ, पार्ट ए और पार्ट बी। बेटा पार्ट ए के अंदर आप ऐसे मान लो 8 चैप्टर हैं और पार्ट बी के अंदर 4 चैप्टर हैं, तो टोटल आपके सामने 12 चैप्टर होने वाले हैं। अब वो चैप्टर कौन कौन से हैं उसके लिए एक डिफरेंट मैं पूरे सिलेबस की बिजनेस स्टडीज की वीडियोस अलग बनाऊंगा, ठीक है। मैं आपको रोड मैप दे रहा हूँ बस, ठीक है। तो आपको ये पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है अभी से ही, समझ लो मेरी बात को, अभी से ही सीक्वेंस में आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। आपके एग्जाम कब आ जाएंगे स्कूल के अंदर आपको पता भी नहीं चलना, आपके यूटीज आने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, ठीक।
सर यहाँ पे भी क्या हमें नोट्स बनाने हैं? बिल्कुल, हैंड रिटन नोट्स तो सब जगह बनने हैं। आप एक कॉपी बना लेना मेरे साथ, पहले मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो यहाँ पे आपके पास हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। हैंड रिटन नोट्स नहीं है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब सर क्या 12th का सिलेबस सीयूईटी में भी कॉपी होता है, रेप्लिकेट होता है? आंसर इज यस। ठीक है, हाँ सुन लो मेरी बात। सीयूईटी के अंदर बिजनेस स्टडीज का सिलेबस रेप्लिकेट होता है, बट यहाँ पे बस कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। यहाँ पे एक चैप्टर है ईडी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, वो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। वो मैं पढ़ाऊंगा। चैनल पे बने रहना है आप लोगों को, पूरा कंप्लीट कराऊंगा, टेंशन नहीं। ठीक है, हाँ जी सर। उसके बाद बात करते हैं बेटा अकाउंट्स की। अब अकाउंट्स के अंदर बात करें तो अकाउंट्स के अंदर भी सेम चीज आप लोगों को रेप्लिकेट करनी है इस बार। ठीक है, सेम चीज। ठीक है, क्या सर? पहली बार सिलेबस की बात करें तो बेटा इस बार आपके सामने 3 बुक आ जाती हैं सर। एक तो पार्टनरशिप आ गई सर, एक कंपनी आ गई, और सर एक फाइनेंशियल एनालिसिस आ गई, है ना। तो आपको बेटा तीनों बुक पढ़नी स्टार्ट कर देनी चाहिए अभी से ही। सुन रहे हो मेरी बात को? ठीक है, पार्टनरशिप, कंपनी और फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, आप लोगों को तीनों की तीनों बुक अच्छे तरीके से इस बार पढ़नी है, मैंने पहले ही बता दिया। अकाउंट्स का सिलेबस 11th क्लास से 12th क्लास में जब हम आते हैं थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देता है, तो उसके लिए डेली प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके तभी रिजॉल्व हो पाएंगे, तभी सॉल्व हो पाएंगे जब आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, यह मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है सर, यहाँ पे भी कॉपी मेंटेन करनी है, बिल्कुल एक कॉपी मेंटेन करनी है इसके अंदर। ठीक है, जहाँ पे आपको थ्योरी लिखनी है, और जहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, करने हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस। समझ में आ गई बात? हाँ जी सर। सर सीयूटी के अंदर रेप्लिकेट होगा? हाँ जी बेटा रेप्लिकेट होगा, सेम सिलेबस यहाँ पर रेप्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, बस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज ज़्यादा होती हैं। ठीक है, वो आपको तभी मैं बताऊंगा। तो इस तरीके से इस बार आपका पूरा का पूरा कंप्लीट रोड मैप रहने वाला है। तो यानी आपको मेन बात किस पे फोकस करनी है? आपको मेन बात फोकस करनी है हाउ टू प्लान योर सक्सेस पे। पहला, अपने बेसिक्स क्लियर करने पे ध्यान देना इस बार। ठीक है, जब बेसिक्स क्लियर होंगे तो हायर कॉन्सेप्ट्स अपने आप ऑटोमेटिकली क्लियर होते चले जाएंगे। एग्जाम्स को टारगेट करने की बात करें तो बोर्ड एग्जाम आपको टारगेट करने हैं, बट सीयूटी को नहीं भूलना, उसको माइंड में रखते रहना है। ठीक है सर। हाँ सर, रियलिस्टिक हमें अपना स्टडी प्लान बनाना है, स्टडी स्केड्यूल बनाना है। तो मैंने बोला अभी के लिए 1-1 घंटा आप सेल्फ स्टडी का देना स्टार्ट करो सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर। बाकी आप वीडियोस वगैरह देखते हो, लेक्चर्स वगैरह देखते हो, वो तो काउंट मैं कर ही नहीं रहा इसके अंदर। ठीक है, हाँ जी सर। रिसोर्सेज, एनसीईआरटी को रिसोर्सेज बनाना, और जितने मैं नोट्स लिखवाऊंगा ठीक है उनको अपना रिसोर्सेज बना लेना है। और पीवाईक्यूज अभी से देखना थोड़े बहुत स्टार्ट कर दो, उससे हमें पता चल जाता है कि सर किस लेवल का एग्जाम्स आते हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट करना है, वो सर राइटिंग स्किल से आ सकता है कि आपको राइटिंग स्किल्स पे फोकस करना है तरीके से। इस बार ध्यान रख लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर लिख के आना पड़ेगा, तो वो सिर्फ तभी स्पीड बन पाएगी जब आपने स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से लिखने की तैयारी करी है। ठीक है, तभी टाइम मैनेज हो पाएगा, वरना बच्चों का पेपर छूट जाता है सर। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपको मेंटली और फिजिकली फिट रहना है। वो आपका स्केड्यूल और वो आपके रूटीन से ही आप रह पाओगे। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहना है ताकि हम फिजिकली फिट रहें। ठीक है, तो ये सारे जो मैंने पॉइंट्स आप लोगों को बताए ये फॉलो करने हैं। ठीक है, मैं बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूँ, अभी सिर्फ 1 शॉट्स आने वाले हैं। आप लोगों को पहला काम क्या करना है? पहला काम आपको करना है कि आपको बेटा इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज़ के 1 शॉट्स देखना स्टार्ट करने हैं। 1 शॉट्स, ठीक है, 1 शॉट आ रहे हैं सबके। तो आप लोगों को चैप्टर वाइज 1 शॉट्स देखना स्टार्ट करने और नोट्स बनाने। सेम अकाउंटेंसी का अमन सर लेके आएंगे। ठीक है, तो आपको बेटा 1 शॉट यहाँ पे देखने हैं। ठीक है भाई, हाँ इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, इनको मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगे तो सब जगह शेयर करना। ठीक है, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और सबको शेयर कर दो इस वीडियो को, सबको बता दो कि किस तरीके से इस बार तैयारी हमें करनी है। पहले दिन से टारगेट अगर हमें किसका बनाना है, इस बार भी बेटा बहुत बच्चों के 100 में से 100 आए, और जिन बच्चों के 100 में से 100 आए हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो बच्चे फॉलो करते हमें दिखे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। सीख लेना इस वीडियो से, बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट निकल के आती हैं। लिख लेना इन सारी चीज़ों को कि ये हमारे फोकस पॉइंट्स इस साल रहने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, टिल देन नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी।